जय हिंद। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल हिस्ट्री मेकिंग पर। उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे लिसनर हैं सब अच्छे होंगे ईश्वर की कृपा से। तो आज मैं आप लोग को क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक होगा आज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह मीन्स रिक्वेस्ट फॉर ट्रुथ, सत्य के लिए आग्रह करना। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को चलाया था, सत्याग्रह को। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ली भेदभाव हो रहा था, जिसको हम काले और गोरे का भेदभाव भी कह सकते हैं। गोरे लोग कालों से काफी नफरत करते थे, नीची नजर से देखते थे। गोरे लोगों को जो फैसिलिटी थी वो सारी फैसिलिटी काले लोगों के लिए नहीं था। इसको देखकर महात्मा गांधी बहुत ही आहत होते हैं और न्याय करने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए साउथ अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस, उनका इंस्ट्रूमेंट था नॉन वायलेंस, अहिंसा। हिंसा के बल पे वो कभी आंदोलन नहीं लड़ना चाहते थे, बल्कि अहिंसा के बल पर वह आंदोलन लड़ना चाहते थे। और उन्होंने अहिंसा के बल पे साउथ अफ्रीका में अपना लोहा मनवा लिया। साउथ अफ्रीका के काले लोगों को, जिसको हम ब्लैक अपार्थन भी कहते हैं, काले गोरे का भेदभाव, उससे छुटकारा दे दिया, छुटकारा दिलवा दिया। संघर्ष करके अपने अहिंसा के बल पर उन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों को न्याय दिलवाया। अगर महात्मा गांधी का कहना था कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पे हैं, न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको हिंसा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो ब्रिटिश सरकार जो थी उसकी मानसिकता को झकझोरा जाए, उस पर दबाव डाला जाए, किस तरह से उसके मेंटेलिटी पर हम प्रहार कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं। महात्मा गांधी का यह भी कहना था कि न्याय की लड़ाई करने के लिए, सच की लड़ाई लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की जरूरत नहीं है, बल्कि अहिंसा के बल पर ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। और इसी कंसेप्ट पे, इसी आइडियोलॉजी पे जो महात्मा गांधी का विचारधारा था, महात्मा गांधी ने इस अपने विचारधारा को पूरे मास लेवल पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैलाया। और ये जाने भी गए। जब महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में, 1915 में वो भारत लौटते हैं, भारत में आते हैं, तो भारत की परिस्थितियों को देखते हैं, समझते हैं। और यहाँ भी वही हाल था कि लोग बिखरे हुए थे। आने के बाद महात्मा गांधी जब भारत में रिटर्न आ जाते हैं, तो बिहार की धरती चंपारण में नील की खेती कराई जा रही थी, किसानों से जबरदस्ती खेती कराई जा रही थी। अंग्रेज के द्वारा अच्छे से अच्छे खेतों पर, जिसकी फर्टिलिटी अच्छी थी, उस पे नील उगाने के लिए बिहार के किसानों को, चंपारण के किसानों को मजबूर किया जा रहा था। बेबस किसान लाचार थे, उनसे जबरन खेती करने के लिए कहा जा रहा था। वो खेती नील की कर रहे थे। नील की खेती करने से क्या होता है कि एक बार अगर नील की खेती करते हैं तो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, फिर दूसरा फसल नहीं उगा सकते हैं, बहुत मुश्किल होती है। और किसान सिर्फ अगर नील की ही खेती करेंगे तो उन्हें धान, गेहूं, इन सब चीज़ों की फसलें कैसे होगी। ये सारी बातें सोचकर चंपारण के किसान बहुत चिंतित थे और अंग्रेज उन पे जुल्म किए जा रहे थे। तो चंपारण के राजकुमार शुक्ल थे,
उस समय के काफ़ी पॉपुलर लीडर थे, उनके रिकमेंडेशन पे उन्होंने महात्मा गांधी से मिल करके आग्रह किया, अनुरोध किया कि आप चंपारण में आएं, चंपारण के मजदूरों को भी न्याय दिलाएं। उनके साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। महात्मा गांधी परिस्थितियों को समझते हुए 1917 में वो चंपारण की धरती पर जाते हैं, वहाँ के माहौल को देखते हैं, स्थानीय लोगों से मिलते हैं, सारी समस्याओं को सुनते हैं। सुनने के बाद जब सब लोग की समस्याएं सुनी जाती है, वाकई में देखा जाता है कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो चंपारण में महात्मा गांधी 3 दिन तक रहते हैं। 3 दिन की उनकी दौरा होती है और वहाँ से जितने भी ब्रिटिश के अधिकारी थे, बड़े अधिकारी, उनसे मिल करके उनका न्याय दिलाने की बात कहें, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी मानने से इनकार था। तो चंपारण के लोगों ने महात्मा गांधी के सपोर्ट में एक साथ मिलकर कलेक्ट्रेट पर हमला किया, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, जिससे ब्रिटिश सरकार के जो आला अधिकारी थे वो घबरा गए और महात्मा गांधी की जो बात थी उस बात को सुनने के लिए मजबूर हो गए। महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों के हालात को उसके सामने रखे कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है, वो नील की खेती नहीं कराया जाए। इसके लिए इंडिगो कमीशन बैठती है, रिपोर्ट आती है और महात्मा गांधी उनको न्याय दिला करके चंपारण के किसानों को न्याय मिलता है और न्याय जब मिल जाता है तो फिर वहाँ से चंपारण से वो महात्मा गांधी लौट जाते हैं। तब वह फिर खेड़ा जाते हैं 1917 में ही। खेड़ा के किसान भी बड़ी परेशान थे। वहाँ पे महामारी, अहमदाबाद में ही है यह खेड़ा, वहाँ पे महामारी फैली हुई थी, फ्लैग फैली हुई थी, फसलें सही से नहीं हो पाई थी, जिसके कारण वहाँ के किसान भी लगान देने के हालात में नहीं थे। उन पे भी ज़बरदस्ती लगान, जिसको हम टैक्स बोलते हैं, अंग्रेज ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो महात्मा गांधी वहाँ पे जाते हैं, खेड़ा के किसानों को समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें भी न्याय दिलाते हैं। ठीक उसके बाद 1918 में वह अहमदाबाद मिल में जाते हैं। मिल में जो सूती कपड़े का मिल था, वहाँ पे मजदूरों को रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी, उनके खान पान की व्यवस्था नहीं थी, उनको मजदूरी नहीं मिल रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा रहा था, मजदूर भी परेशान थे। तो महात्मा गांधी को फिर अहमदाबाद मिल में बुलाया जाता है। वहाँ के मजदूरों से मिलकर वो बात करते हैं, मजदूर अपनी समस्याओं को रखते हैं। उस सारी समस्याओं को सुनने के बाद महात्मा गांधी फिर वहाँ पे आंदोलन करते हैं मजदूरों के लिए और वहाँ के मजदूरों को न्याय दिलाते हैं। और एक एक करके महात्मा गांधी को सफलता मिलती जा रही थी, इतनी बड़ी सफलताएं मिलती जा रही थी। लगातार चंपारण में गए, वहाँ भी किसानों को न्याय दिला दिए, खेड़ा में गए, वहाँ भी न्याय दिला दिए, अहमदाबाद मिल में गए, वहाँ भी न्याय दिला दिए। इससे महात्मा गांधी को एक बड़ा ही उत्साह हो रहा था, एक साहस मिल रही थी कि हम सफल हो रहे हैं। इस तरह से महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा के बल पर लड़ते गए, संघर्ष करते गए, उनको सफलता मिलती गई। लोग महात्मा गांधी पर विश्वास करते गए और उन्होंने हिंसा नहीं किया, बल्कि अहिंसा के बल पर ही किसानों को, मजदूरों को, जितने भी जिनको न्याय नहीं मिला उनको न्याय दिलाए। और इस तरह से जब सफलताएं मिलती चली जा रही थी तो 1919 ईस्वी में 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास किया गया, जिसको हम काला कानून भी कहते हैं। यह कानून भारतीयों को किसी भी तरह से शक हो जाए, किसी भारतीयों पर शक हो जाता है, डाउट होता है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 2 सालों तक जेल में बंद कर दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के। ऐसा कानून भारतीयों के लिए बहुत ही खतरनाक था। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को इतनी ज़्यादा शक्ति मिल गई थी कि वो भारतीयों को दबा सकते थे,
कोई भी राजनीतिक गतिविधियां नहीं की जा सकती थी, कोई हड़ताल नहीं कर सकता है, कोई धरना नहीं दे सकता है। कोई अगर ऐसा करता है भारतीय, तो उनको इस कानून के तहत पकड़ करके जेलों में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। और इस मतलब भारतीयों को डराने के लिए इस कानून को लाया गया था, लेकिन भारतीय इस कानून से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने डटकर इसका मुकाबला किया। यह इतना बड़ा काला कानून था कि किसी भी व्यक्ति को अगर पकड़ लिया जाएगा तो बिना किसी ट्रायल के 2 सालों तक जेल में बंद कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी इस लॉ के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा सत्याग्रह किया जाएगा। 6 अप्रैल को सत्याग्रह की बात कही गई। महात्मा गांधी के कहने पे पूरे देश में हर जगह पे लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हुए। रेलवे, बैंक के कर्मचारी, ये सारे के सारे लोग हड़ताल कर दिए। जो भी काम कर रहे थे ब्रिटिश के शासनकाल में, वो सब लोग महात्मा गांधी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हुए। टेलीग्राम जो कम्युनिकेशन के जरिया था, उसको भी बंद कर दिया गया। रेलवे को तोड़ा गया। इससे आहत होकर ब्रिटिश सरकार घबरा गया कि इस तरह के नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। भारतीय आक्रोशित थे कि इस तरह का कानून लाया जा रहा है हम पे कि हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, अगर हम करते हैं तो हमको पकड़ा जाएगा। इसके लिए इसके खिलाफ होकर के भारतीयों ने जितने बैंक में काम करने वाले लोग थे, रेलवे में काम करने वाले लोग थे, उन लोगों ने इस आंदोलन में साथ दिया और काम करना छोड़ दिया। बहुत सारे स्थानीय जो लीडर थे उनको पकड़ करके जेलों में डिटेन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और इस तरह से बंद कर करके भारतीयों को डराने की बात कही गई, तंग करने की बात कही गई। लेकिन भारतीय डरने वाले नहीं थे इस ब्रिटिश के हुकूमत से, बल्कि डट कर सामना कर रहे थे। महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से रोक दिया गया, उनको नहीं आने दिया गया, क्योंकि वो बहुत बड़े लीडर थे। अंग्रेज उनसे डरती थी, उनके आंदोलन से। 10 अप्रैल को 1919 को अमृतसर में एक शांतिपूर्वक जुलूस जा रहा था, पीसफुली प्रोसेसन चल रहा था, जिस पर ब्रिटिश के कुछ सिपाहियों ने गोली चला दिया, जिसके कारण यह आंदोलन और उग्र हो गया। उन उग्र आंदोलनों ने पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बैंक, इन सब पर हमला कर दिया। जनरल डायर ने, परिस्थिति जब इतनी खराब हो गई तो जनरल डायर ने मार्शल लॉ को लागू करके शासन को अपने हाथों में कर लिया। अब ये मार्शल लॉ होता क्या है? तो किसी विशेष परिस्थितियों में न्याय व्यवस्था को जब सेना अपने हाथों में संभाल लेती है, उसी को हम मार्शल लॉ कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं, मार्शल लॉ ऐसा था कि किसी व्यक्ति को बिना न्यायालय के परमिशन के बिना उसको गोली मारने की संभावनाएं थी। इस तरह का कानून था कि भारतीय आंदोलन में नहीं है कि अगर वो आते हैं तो किसी से परमिशन लेके नहीं, बल्कि ऐसे ही उनको शूट कर दिया जाएगा। तो मार्शल लॉ लागू अमृतसर में, पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिससे लोगों में एक दहशत बन गई। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग एक तरह का मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, जिसमें इंटर करने का एक पतली सी रास्ता है, बाहर निकलने का एक पतली सी रास्ता है। ठीक है। उस मैदान में बैसाखी के मेले वहाँ पे लगते हैं अमृतसर में। सभी लोग इकट्ठे हो रहे थे, दूर दराज से लोग आ रहे थे, क्योंकि दूर के जो लोग थे उनको मालूम नहीं था कि मार्शल लॉ लागू किया गया है। ठीक है। कुछ लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ वहाँ पे जमा हुए थे अपनी गतिविधि करने के लिए, कुछ चर्चा करने के लिए, कुछ लोग मेले देखने के लिए आए हुए थे। काफ़ी क्राउडेड हो गया था, काफ़ी भीड़ था। उस भीड़ को देख करके जनरल डायर को शक हो गया कि ब्रिटिश के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। जब जनरल डायर ने देखा कि कुछ लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसने अपनी सेना को गुप्त रूप से बुला लेता है, चारों तरफ से सेना को खड़ा कर देता है, जिससे रास्ता निकलने का एक ही था, लेकिन चारों तरफ से सेना को खाली खड़ा कर दिया जाता है। कोई सूचना नहीं दी जाती है, बिना किसी सूचना का, बिना किसी परमिशन का ना।
गोलियां चलाना शुरू कर जाती है, गोली चलाई जाती है, अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 16 मिनट में 1600 राउंड गोलियां चलाई जाती है। अब सोच सकते हैं आप लोग कि एक पतला सा रास्ता है जिससे आया जा सकता है, उसी में से निकला जा सकता है, तो लोग अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहे थे, लोग एक दूसरे के देहों पर गिर रहे थे, मर रहे थे। उस बीच में कुआं भी था। लोग अपनी जान को बचाने के लिए कुएं में कूदते जा रहे थे। इस तरह से लोगों में एक दहशत फैल गई और अंग्रेजों ने इतना बड़ा नरसंहार कर दिया भारतीयों के साथ कि भारतीय हताश होकर के मर गए, कुछ लोग कुएं में गिर गए, ठीक है, और खून की नदियां बहने लगी वहाँ पे। आज भी अमृतसर की मिट्टी जो है, जलियांवाला बाग का जो मिट्टी है वो लाल है। इस घटना को हम जलियांवाला बाग मास्केयर के नाम से जानते हैं, जलियांवाला हत्याकांड के नाम जानते हैं, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने इसके बारे में पूछा गया तो कहता है कि मैं एक नैतिकता का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया था, एक तरह का मैं डर फैलाने के लिए किया गया था। ये कौन सा डर था, किस तरह का डर था? किसी की जान से खेल लिया जाए, जिन्हें एक तरह का नरसंहार था। महात्मा गांधी इससे बड़ा आहत हुए। आंदोलन काफ़ी तो फैला हुआ था ही, लेकिन हिंसा हो जाती है। हिंसा होने के कारण आंदोलन को वापस ले लेते हैं। जलियांवाला बाग घटना सबको बड़ा ही दुख पहुंचाया। जिन लोगों को उपाधि मिली हुई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, वो रिटर्न कर देते हैं। और जो भी लोग थे जिनको जो अवार्ड सरकार की तरफ से दिए गए थे, वो सारे लोग अपना अपना अवार्ड को रिटर्न करना शुरू करते हैं। यह जलियांवाला बाग बहुत ही दर्दनाक घटना था। यह घटना तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन यह लिमिट व्यापक था, शहरों तक था, बड़े लेवल पर नहीं पहुंचा था। धीरे धीरे लोग जान रहे थे अभी इसको, बड़े लेवल पर नहीं पहुंचने के कारण सीमित मात्रा में था। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन या लोगों के साथ मिल रहा, यह जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, इसकी खबर जब लोगों तक पहुंची तो लोग सड़कों पर उतरने लगे, धरने प्रदर्शन करने लगे, बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, इन सबको तोड़ फोड़ करने लगे। ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने इन भारतीयों को जो आंदोलन कर रहे थे, जो खिलाफ जा रहे थे इनके, उनको पकड़ पकड़ के अपमानित कर रहे थे, उनको तंग कर रहे थे, बल्कि यहाँ तक कि ज़मीन में नाक रगड़ने पर मजबूर किया जा रहा था। उनको घसीट कर ले जाने के लिए ले जाते थे, उन्हें इतना अपमानित करते थे, सजा देते थे, जिससे भारतीय काफ़ी परेशान थे। और यह आंदोलन सफल नहीं होता है। महात्मा गांधी सोचते हैं कि बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए जब तक हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं आएंगे तब तक यह आंदोलन नहीं हो सकता है। उधर तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की हार चुका था। अंग्रेजों ने यह कहा था कि जब विश्व युद्ध में हम हारेंगे, या विश्व युद्ध में जीत जाते हैं, तो हम तुर्की के साथ, खलीफा पोस्ट के साथ हम किस तरह की छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन युद्ध जीतने के बाद उसने तुर्की को अपने साम्राज्य में विघटन कर देता है, मिला देता है, जिसके कारण मुसलमानों में एक असंतोष पैदा हो जाता है, नाखुश हो जाते हैं। तो इस खलीफा पोस्ट को बचाने के लिए 1919 को मुंबई में अली बंधु के द्वारा एक कमेटी तैयार की जाती है। वे लोग भी मौके के तलाश में रहते हैं कि सारे मुसलमान इकट्ठा होना चाह रहे थे कि इसके खिलाफ आंदोलन किया जाए। इधर महात्मा गांधी भी चाह रहे थे कि हमको मुसलमानों का साथ मिल जाए, हिंदुओं का साथ मिल जाए। तो ऐसे सिचुएशन में महात्मा गांधी से ये अली बंधु और भी लोग थे खिलाफत कमेटी के, लोग आपस में बात करना शुरू कर दिए। महात्मा गांधी ने 1920 को कलकत्ता के अधिवेशन में, कांग्रेस की जो अधिवेशन थी, जो लोग नाराज थे महात्मा गांधी से, उनको भी मना लिया और एक आह्वान किया कि एक बड़े पैमाने पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होना चाहिए, असहयोग आंदोलन होना चाहिए। तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। अभी मैं शुरुआत किया हूँ, अगर कहीं पे कोई किसी तरह की गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद।